हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। केपी शर्मा ओली नेपाल के नए प्राइम मिनिस्टर तो नहीं बोलूंगी, लेकिन फिर से प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट कर दिए गए हैं। तो क्या इवेंट ऑफ टर्न्स रहा है, उनके बारे में हम बात करेंगे। थर्सडे को, मतलब कि कल ही, केपी शर्मा ओली जी को नया प्राइम मिनिस्टर ऑफ नेपाल अपॉइंट कर दिया गया है, वहां के प्रेसिडेंट बिंदिया देवी भंडारी से। तो क्या हुआ था, इवेंट ऑफ टर्न्स क्या थे कि मंडे को इन्होंने वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लूज करा था पार्लियामेंट में, तो इनको रिजाइन करना पड़ा था। तो प्रेसिडेंट ने यहाँ पे थर्सडे को 9 बजे तक का टाइम दिया था अपोजिशन पार्टी को कि आप एक कोलिएशन के साथ में मेजोरिटी ऑफ द गवर्नमेंट लेके आ जाइए और सरकार बना लीजिए। यहाँ पे अपोजिशन कोलिएशन गवर्नमेंट बनाने में फेल हो गई, तो कंट्री की सबसे मेजर पार्टी जिनकी मेजोरिटी भी है, तो उनके लीडर होने के नाते केपी शर्मा ओली जी को फिर से नेपाल का प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट कर दिया गया है। हाल फिलहाल इनके पास मेजोरिटी नहीं है, इनको 30 दिन का समय दिया गया है जिसमें ये अपनी मेजोरिटी प्रूव कर सकते हैं। तो क्या टर्न ऑफ इवेंट्स रहे हैं इस वीक के अंदर, बहुत ही इंटरेस्टिंग टर्न्स ऑफ इवेंट रहे हैं। बट द पॉइंट इज कि व्हाट हैपेंड इन द काठमांडू डिड नॉट स्टे इन द काठमांडू। वी हर्ड, एवरीबडी हर्ड। सो ओली क्या हैं, ये नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एंड यूनिफाइड मार्क्सिस्ट लेनिस्ट पार्टी के चेयरमैन भी हैं। 2015 में जब नया कॉन्स्टिट्यूशन प्रोमोलगेट करा गया था, तो 2018 में पहली बार पार्लियामेंट्री पोल हुआ था, और उसी पार्लियामेंट्री पोल के साथ में इनका सेकंड टर्म जो है वो स्टार्ट हुआ था। इस ड्यूरेशन के अंदर दो चीजों ने इनकी जो इमेज है उसको बहुत अच्छे से बूस्ट करी। पहले तो जब कॉन्स्टिट्यूशन प्रोमोलगेट हुआ था सितंबर 2015 में, आप थोड़ा सा पीछे जाओ, आपको याद आएगा कि हमारे नेपाल के साथ जो रिलेशंस है वो हमेशा काफी स्मूथ रहे थे, लेकिन तब रिलेशंस थोड़े जो है स्ट्रेन हो गए थे। तो ऐसे में ही स्टूड अप टू इंडिया, ठीक है। और दूसरा है कि जो तराई में जो लोग थे, उनकी जो ग्रेवियंसेस थी जो पहले एड्रेस नहीं करी गई थी, उसको इन्होंने उस पे जो एड्रेस नहीं करी जा रही थी उस पे उन्होंने अपनी अनहैप्पीनेस, मतलब कि उन लोगों को अपना बता के उस पे उन्होंने बोला था कि इनकी जो कंसर्न्स है उनको क्यों नहीं माना जा रहा है। तो ये जो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी और जो माओइस्ट सेंटर है, इन दोनों ने एलिएशन बना के, इन दोनों ने अलाइंड होके ओली की पार्टी को सपोर्ट करा था ड्यूरिंग द इलेक्शन, और उसके बाद में ये मर्ज हो गए थे नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी में। तो ऑटोमेटिकली इनके पास एक बहुत बड़ा पार्टी हो गया। लेकिन अभी पिछले इनके जो सेकंड 5 ईयर टेन्यूर था उसके लगभग हाफ, जैसे 2018 में तो बने थे, तो उसके बाद अभी सितंबर में इनका जो एक इमेज ब्लो आउट हो गया था। क्या हुआ था कि इन्होंने अपनी जो सीट है उसको वेकेट करने से रिफ्यूज कर दिया था, जो इन्होंने अग्री करी थी। जो पुष्पा कमाल दहाल प्रचंडा जी थे, जो को चेयरमैन ऑफ नेशनल कम्युनिस्ट पार्टी थे, उन्होंने उनके लिए उन्होंने अपनी जो सीट है उसको वेकेंट करने से मना कर दिया, और इवेंचुअली उन्होंने कुछ करा नहीं। लेकिन इसका नतीजा ये निकला कि उनके खिलाफ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस रेजोल्यूशन निकाला गया था। तो जब वोट ऑफ कॉन्फिडेंस करवाया गया तो सिर्फ 93 मेंबर ने सपोर्ट करा, और 124 लोग इनके जो पार्लियामेंट मेंबर थे वो इनके अपोजिट थे। इनफैक्ट इसमें से 28 लोग तो इनकी खुद की पार्टी के थे, इंक्लूडिंग जो इनके पुराने प्राइम मिनिस्टर जलनाथ खानल जी और माधव नेपाल जी थे। ये इन्होंने खुद ओली जी के अगेंस्ट में वोट करा था, और 15 लोग ऐसे थे जो न्यूट्रल रहे थे। तो हालांकि पार्टी विप की जो गाइडलाइन आती है उसको ना मान के इन्होंने इनके अगेंस्ट वोट डाला था, और उनका वोट ऑफ कॉन्फिडेंस में सरकार गिर गई थी। तो अगर हम पूरा देखें तो अभी इनको जो वापस, अगर इफेक्टिव स्ट्रेंथ 267 की अगर हम माने, तो वापस इनको पीएम बनने के लिए 30 दिन के अंदर 134 वोट की मेजोरिटी चाहिए होगी। तो मंडे को नेपाल के प्राइम मिनिस्टर केपी ओली जी ने वोट ऑफ कॉन्फिडेंस में लूज करा, और अभी थर्सडे को फिर से ये नए प्राइम मिनिस्टर बन गए थे। प्रेसिडेंट बिंदिया देवी ने सारी पार्टीज जो थी उनको बोला कि आप आओ अपना स्टेक क्लेम कर दो, क्योंकि अभी सरकार गिर चुकी है, नो कॉन्फिडेंस मोशन हो गया है। तो थर्सडे नाइट तक 9 बजे तक का आपके पास समय है। आप अगर मेजोरिटी की गवर्नमेंट अपने लीडर के साथ लेके आ जाते हो तो आप बना दोगे पार्टी। आर्टिकल 76(2) ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसको प्रोवोक करा गया कि जो लीडर हैं, अगर वो एक फर्निश ग्रुप ऑफ मेजोरिटी सपोर्ट हाउस के अंदर लेके आते हैं, और अगर वो अपनी मेजोरिटी हाउस के फ्लोर पे प्रूव कर देते हैं विद इन अ मंथ, तो बन जाएगा। एंड इट वाज लाइक कि अगर थर्सडे नाइट तक कोई भी क्लेम नहीं आया है, तो एज अ रिजल्ट प्रेसिडेंट जो है वो आर्टिकल 76 का जो थर्ड सेक्शन है उसको इन्वोक करा जाएगा। इसका मतलब है कि हाउस के अंदर अभी जो लार्जेस्ट पार्टी है उनका जो लीडर है उसको एज एन
प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट कर दिया जाएगा। तो ऐसे में जाहिर सी बात है केपी शर्मा ओली जी आने थे, क्योंकि उनकी लार्जेस्ट पार्टी, कोलिशन के साथ भी उनकी लार्जेस्ट पार्टी बनती, तो उनको ही 30 दिन के बाद उनको ही वापस प्राइम मिनिस्टर चुना गया है और उनको ये बोला गया है कि 30 दिन के बाद में अपनी मेजोरिटी प्रूव करनी है। तो इसमें एक जो फैक्टर है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करा है कि उनकी क्लोजनेस टू प्रेसिडेंट। ओली और वहाँ की जो प्रेसिडेंट हैं भंडारी जी, ये दोनों सेम ही पार्टी से बिलोंग करते हैं। हालांकि अभी वहाँ के जो प्रेसिडेंट है, जाहिर सी बात है उन्होंने अपनी पार्टी से डिजाइन कर दिया है, लेकिन इनका जो बॉन्ड है वो इंटैक्ट रहा है। मतलब जैसे जैसे अगर पार्टी के अंदर भी डिसेंट ग्रू करता रहा ना, तो भी यूनिलेटरली ओली जी ने पार्लियामेंट को डिसॉल्व करा दिया। हालांकि उसके बाद सितंबर ने वो सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि नहीं, आ जाओ वापस पार्लियामेंट कर लो, उसको इनवैलिड कर दिया था। लेकिन बात यह है कि उनकी प्रेसिडेंट के साथ में काफी पर्सनल रिलेशनशिप्स भी हैं, मतलब लाइक वेरी क्लोज फ्रेंडशिप। तो ऐसे में ओली की जो प्रेसिडेंट के हाउस पे विदाउट एनी जनरली क्या होता है कि अगर प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट से इंडिया में भी होता है कि इफ दे गो एंड मीट द प्रेसिडेंट, तो पूरा एक बोलते हैं ना कि ऑफिशियल चैनल होता है, उसके थ्रू जाते हैं, फिर एक पूरा कम्युनिक इशू करा जाता है। लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं था, बहुत ही इनफॉर्मल मीटिंग हुई। प्रेसिडेंट ने भी वहां पे बहुत बार उनकी जो फॉर्मर पार्टी थी जिनसे ओली जी भी बिलोंग करते हैं, इन दोनों ये सेम ही पार्टी से हैं, तो वहां पे उन्होंने काफी बार ऐसी इनफॉर्मल पार्टीज भी जो है वो भी ऑर्गेनाइज करी है। तो अभी क्या डेवलपमेंट हुआ है, जो शेर बहादुर देवबा जी हैं, जो इनकी नेपाल कांग्रेस के मेन ऑपोजिशन के चीफ हैं, इन्होंने अपनी जो पार्टी कोलीग हैं और बाकी जो अलाइज है, इनको बोला कि भाई चलो डेडलाइन खत्म हो जाए, उससे पहले कोलिशन बना। लेकिन पॉसिबल नहीं हो पाया, वो कोलिशन गवर्नमेंट बना नहीं पाए, और ऐसे में उन्होंने खुद ही इस रेस से पूरा विड्रॉल कर लिया। तो ये जो फॉर्मर विड्रॉल बाय द लीडर ऑफ मेन अपोजिशन है, उसके बाद उसके जो लीडर थे इंपॉर्टेंट, उन्होंने पूरा विड्रॉल कर लिया, कोई पार्टी मेजोरिटी लेके आ ही नहीं पाई। तो प्रेसिडेंट के पास कहने को तो हम बोल सकते हैं कि कोई ऑप्शन नहीं बचा था कि ओली जी को ही गवर्नमेंट फॉर्म करने को बोला गया था, क्योंकि वही एक लीडर है जो वहाँ की सिंगल लार्जेस्ट पार्टी उनके हाउस में है। तो अभी एक बहुत ही एक्शन पैक्ड डे देखा गया है थर्सडे को। तो उसमें क्या हुआ कि जो 16 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है जनता समाजवादी पार्टी के, जेएसबी के, उनको यहाँ पे बख्तापुर में एक लग्जरी होटल में ले जाके ठहराया गया स्ट्रिक्ट विजिलेंस के अंडर। आपको पता होगा हमारे यहाँ पे भी जब गवर्नमेंट्स बनती है तो कुछ पार्टी के मेंबर्स को एक होटल के अंदर उनको पैक कर दिया जाता है, मतलब उनके लिए वो वेकेशन होता है, बट वी से कि दे आर नॉट अलाउड टू मीट द मेंबर ऑफ अदर पार्टी, ताकि वो किसी और के साथ कोलिएशन गवर्नमेंट ना बना ले। तो ऐसे में उनको भी ओली जी के ग्रुप में, ताकि वो एंटी ओली ग्रुप को जाके उनके साथ कोलिशन बना के किसी मेजोरिटी गवर्नमेंट को बना ना ले, उनको एक लग्जरी होटल के अंदर रखा गया था एंड अंडर वेरी स्ट्रिक्ट विजिलेंस। तो जो माधव कुमार नेपाल थे, इज अ रिबेल लीडर इन द ओलीज कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ द नेपाल यूनिफाइड मार्क्सिस्ट लेनिस्ट, तो उनके साथ उनके डिस्कशन हुए और इस चीज में उन्होंने सक्सेस पाली कि उनका जो 28 रिबेल का ग्रुप था, दे वर अबाउट टू रिजाइन। तो उन्होंने बोला कि अभी रिजाइन मत करो, अभी थर्सडे को मेरी पार्टी आने दो, मेरी मेजोरिटी होने दो, उसके बाद में देखते हैं। तो अभी हमारा इंडिया पे क्या फर्क पड़ेगा? देखो, नेपाल में जो केसेस हैं वो काफी बढ़ रहे हैं, इवन नेपाल में जो कोविड डेथ्स है वो भी काफी इंक्रीज हो रही है। चाइना इज प्लेइंग इट्स वैक्सीन डिप्लोमेसी, लेकिन इंडिया के पास एक बहुत अच्छा रोल है कि वो खुद अपनी एक वैक्सीन डिप्लोमेसी में चाइना को एक बेनिफिशियरी बना सकता है। हालांकि अभी तक हमने 2.4 मिलियन डोजेस भेज भी दी है। इंडिया के अंदर ये जो लेटेस्ट पॉलिटिकल ट्विस्ट हुआ है ना, मतलब हमारा जब से केपी शर्मा ओली जी आए हैं, उनकी लीडरशिप के अंदर इंडिया और नेपाल के रिलेशन इतने अच्छे रहे नहीं है, क्योंकि आपको याद होगा अभी कुछ ही टाइम पहले, मतलब लास्ट यूपीएससी प्रीलिम्स के अंदर ही हम लोग प्रिपेयर कर रहे थे कि जो यहाँ पे नया कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल निकाला गया था नेपाल के पार्लियामेंट के द्वारा, उस बिल को क्या हुआ, उन्होंने कंट्री का मैप ऑल्टर कर दिया था। उन्होंने काला पानी, लिपू लेक, इन सारे जो एरिया थे जो इंडिया के अंदर थे, इसको इन्होंने नेपाल के एरिया के अंदर बोल दिया था। तो ये जो पैसेज ऑफ बिल हुआ था, इसके वजह से दोनों कंट्रीज के बीच में कम्युनिकेशन ब्रेक हो गया था। हालांकि अभी रिसेंटली इंडिया ने एक नई रोड जो दारचूला टू लिपू लेक है, वो मानसरोवर यात्रा के लिए इन्होंने फिर से इनोग्रेट करी थी इंडिया ने। तो वहां से फिर ओली गवर्नमेंट थोड़ा गुस्से में आ गई, तो उन्होंने फिर वो एक नया मैप और लेके आई। तो उन्होंने बोला कि ये जो 370 किलोमीटर स्क्वायर का एक ट्राई जंक्शन है इंडिया नेपाल चाइना का, विच इंडिया मेंटेन इट्स इन ओन टेरिटरी,
टेरिटरी उन्होंने वो अपने एरिया के अंदर ऐड कर दिया। नेपाल का जो मैप है उन्होंने चेंज कर दिया और उस पे आपको पता होगा कि कितना है वो हुआ था, मतलब अभी भी हमारा उस पर बातचीत चल रहा है, लेकिन उन्होंने अपने हिसाब से नेपाल का मैप चेंज करके उसको कॉन्स्टिट्यूशन बिल में बना के उसको परमानेंट कर दिया है। हालांकि ऑब्वियसली भी कम्युनिकेशन उतना स्मूथ हो नहीं रहा है दोनों कंट्रीज के बीच में, बट वी जस्ट होप कि नेपाल हैज बीन अ वेरी वेरी क्लोज कंट्री, चाहे आप कल्चरली मान लो, चाहे स्ट्रैटेजिक लोकेशन में मान लो, चाहे डिफेंस लोकेशन में, इकोनॉमिक में, मतलब हमारा यहाँ पे बहु बेटी का रिश्ता होता है यूपी और नेपाल के बीच में। तो वो जो रिलेशन है, वो जो इतना स्मूथ रिलेशन सदियों से चला आ रहा है, वो इतना इजीली एक दो फ्रिक्शन से टूटना नहीं चाहिए। सो लेट्स जस्ट होप कि जो लाइक नई गवर्नमेंट येट दी ओल्ड गवर्नमेंट आई है, वी जस्ट होप कि थिंग्स बिकम अ लिटिल स्मूथ, और अभी जो कोरोना की फाइट में इंडिया और नेपाल दोनों एक साथ मिलके दोनों कंट्रीज को शायद सेव कर पाए। सो दिस वाज अबाउट इट कि क्या नेपाल में नए पॉलिटिकल टर्न्स आए हैं। मेरा नाम संतोष है और अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो इंस्टा या टेलीग्राम पे little_simple_बुद्धा पे सर्च करके जुड़ सकते हैं। सो दिस इज इट। अपना ध्यान रखिए, डबल मास्क पहनिए, बाहर मत निकलिए ज़्यादा। अभी जब तक वैक्सीन नहीं लग जाता है, जब तक सिचुएशन नॉर्मल नहीं हो जाती, प्लीज़ थोड़ा घर पे रहिए, घर पे योगा मेडिटेशन करिए, कीप योरसेल्फ हाइड्रेटेड और अच्छे से पढ़ाई करिए। यूपीएससी का एग्जाम अगर 10 अक्टूबर को हो गया है और आपके बाकी एग्जाम्स भी अगर आगे खिसक रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आपको गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिल रहा है यहाँ पे। ये नहीं सोचना है कि अच्छा एग्जाम आगे खिसक गया है तो एक वीक थोड़ा चिल कर लेता हूँ, चिल नहीं करना है यहाँ पे। एक ही वीक, एक ही दिन का ब्रेक लो और वापस पढ़ाई पे लग जाओ। अभी तक जो 3 बार रिवाइज कर रहे थे उसको 5 बार 6 बार रिवाइज करो। अभी तक जो 30 मॉक टेस्ट लगा रहे थे, अब उसमें 60 मॉक टेस्ट लगाओ। अपनी प्रिपरेशन को डबल करो, क्योंकि बाकी लोगों को भी डबल टाइम मिलेगा तो कॉम्पिटिशन इंक्रीज होगा। एंड लुक एट द पेपर, द पैटर्न ऑफ पेपर हैज अगेन चेंज्ड। तो ऐसे में आप रिलाई नहीं कर सकते कि मैं थोड़ा सा पढ़ के चिल करके निकाल लूंगा। जो एक्स्ट्रा टाइम मिला है ना, उसका एक्स्ट्रा यूटिलाइजेशन करके हमको एक्स्ट्रा एफर्ट्स डालने होते हैं। सो दिस वाज इट। अपना ध्यान रखिए, मिलते हैं अगले लेक्चर में। जय हिंद।